नमस्कार दोस्तों, वाई एस नर्सिंग एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए अभी वाई एस नर्सिंग एकेडमी की तरफ से क्लास नंबर 18 आपके सामने लेकर आए हैं, जो KGMU और UPSC में बहुत ही आपके सामने इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बगैर देरी किए वाई एस नर्सिंग एकेडमी के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पेन दैट कैन अकर इन एन एम्पुटेटेड पर्सन इज। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक पेशेंट है जिसके उसके किसी भी पार्ट को, यानी हमारे जो बॉडी पार्ट होते हैं, किसी भी पार्ट को एम्पुटेट किया गया है। एम्पुटेट का मतलब होता है कि उसको काट देना, उसको हटा देना। जैसे कि कोई हमारा हाथ है और वो कहीं भी कैसे भी कुछ करके हादसे में अगर इफेक्ट हो गया है तो डॉक्टर उसको हाथ कट करके हाथ को अलग कर देते हैं, यानी काटना। एम्पुटेट का मतलब होता है काटना। और उसके बाद भी अगर वो पेशेंट वो पार्ट भी नहीं है, एम्पुटेड होने के बाद मतलब वो पार्ट भी नहीं है, उसके बाद भी पेशेंट ये कह रहा है कि मुझे पेन फील हो रहा है, यानी वो पार्ट तो है नहीं, उस पार्ट में भी पेशेंट के दिमाग में एक ही बात चल रही है कि वो उस पार्ट में मेरे को पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन को आप क्या नाम दोगे? तो इसका राइट आंसर बचता है दोस्तों फैंटोम लिम्प पेन। लिम्प पेन का मतलब होता है कि उस पार्ट में, और फैंटोम का मतलब होता है कि वहम, यानी कि वहम लगा लो या भ्रम, ये दोनों ऑप्शन फैंटोम कहलाते हैं। और लिम्प पेन का मतलब होता है कि उस पार्ट में। तो राइट आंसर इज ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रिस्क फैक्टर फॉर द सेप्टिक शॉक। देखो यहाँ पर शॉक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था और दोबारा भी बता देता हूँ। शॉक का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर, सेप्टिक का सुनो पहले, सेप्टिक का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाना सेप्टिक कहलाता है। और शॉक का मतलब क्या होता है कि जो हमारे ब्लड सप्लाई, हमारे हार्ट जो होता है वो ब्लड सप्लाई अगर प्रॉपर तरीके से पूरे टिश्यू में नहीं पहुंच पाती है, और उस कंडीशन को हम शॉक बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। फैक्टर पूछा गया है यहाँ पर सेप्टिक शॉक का, रिस्क फैक्टर। तो अभी बताया मैंने आपको कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है सेप्टिक, तो वो कौन सी कंडीशन में होएगा? तो राइट आंसर इज एक्सट्रीम एज, यानी कि एक उम्र के अनुसार, यानी कि ओल्ड एज जितने भी पेशेंट होते हैं उनमें इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाती है, इसीलिए इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर इन्फेक्शन के चांस बढ़ेंगे तो सेप्टिक शॉक आने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एन इन्फेंट हु वेग्स 8 पाउंड एट बर्थ वुड बी एक्सेप्टेड टू वे हाउ मैनी पाउंड एट 1 ईयर। तो दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक इन्फेंट है, यानी एक बच्चा है जो बर्थ के समय 8 पाउंड का है, और 1 साल के बाद उसका वज़न कितना होगा, यानी 1 ईयर बाद, 1 साल के बाद उस बच्चे का वज़न कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर किसी भी हमारे प्यारे नर्सिंग ऑफिसर को अगर वेट कैलकुलेशन आती है तो वो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो वैसे मैं आपको बता दूँ 1 पाउंड में 454 ग्राम होते हैं, और अगर हम 1 केजी की बात करते हैं, 1 किलोग्राम की, तो 1 किलोग्राम में 2.2 LBS होते हैं। तो अगर हम बर्थ से लेकर और 10 ईयर तक की बच्चे की बात करते हैं तो 5 से 6 मंथ पर पेशेंट का वेट बर्थ वेट से डबल हो जाता है, यानी कि 2 गुना हो जाता है। और अगर 1 ईयर की बात करते हैं तो 3 गुना हो जाता है, और अगर 2 ईयर की बात करते हैं तो 4 गुना, और 3 ईयर की बात करते हैं तो 5 गुना, और 4 ईयर की बात करें तो 6 गुना, और अगर 7 ईयर की बात करते हैं तो 7 गुना, और अगर 10 ईयर की बात करते हैं तो 10 गुना हो जाता है। तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि 1 ईयर में 3 होता है, यानी 3 गुना बढ़ जाता है, और यहाँ पर 1 ईयर का ही पूछा गया। तो बच्चे का वज़न कितना था? 8 पाउंड्स। अगर बच्चे का वज़न 8 पाउंड्स है तो 1 ईयर में, यानी 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 तिया 24, यानी कि 24 पाउंड। तो कैलकुलेशन याद रखना दोस्तों, और अपनी नोटबुक में ये चीज़ें बिल्कुल आप नोट कर लेना, कहीं आपको बाद में याद ना रहे
तो नोटबुक में ये जो मैंने आपको बताया है, आप हमारे वीडियो को बैक करके दोबारा सुन ले। ये जो कैलकुलेशन मैंने बताई है वेट के अनुसार, ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसको ध्यान रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए प्रेग्नेंट क्लाइंट विद ए हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल एडिक्शन इज शेड्यूल्ड फॉर ए नॉन स्ट्रेस टेस्ट। द नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक प्रेग्नेंट लेडी है जो एडिक्शन है अल्कोहल की, यानी कि डेली पैक लगाने की आदत है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट, आप कौन सा नॉन स्ट्रेस टेस्ट, कौन सी नॉन स्ट्रेस कंडीशन होती है जिसमें आप उस पेशेंट को, बच्चे की कंडीशन पता करते हो। नॉन स्ट्रेस में बच्चे की कंडीशन पता होती है, तो आप कौन सी कंडीशन के अनुसार आप क्या करोगे। यानी जो अल्कोहलिक मदर है और उसके पेट में एक गोलगप्पा भी है जिसको हम फीटस बोलते हैं, उसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में गोलगप्पे की तरह चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, मेजर्स द एक्टिविटी ऑफ द फीटस। यहाँ पर हम लंग मैच्योरिटी की बात नहीं करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्शन की बात नहीं करेंगे, हम न्यूरोलॉजिकल वेलबींग की फीटस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो एल्कोहलिक मदर है उसमें मोस्टली नॉन स्ट्रेस के अंदर हम सिर्फ एक ही चीज़ें काउंट करेंगे, वो होती है फीटल की एक्टिविटी को चेक करना, मूवमेंट को चेक करना। और अगर जो मैं आपको बताऊं, नॉन स्ट्रेस को आप एनएसटी बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में, और एक एनएसटी होता है, एक सीएसटी होता है। एनएसटी में क्या होता है, आप बच्चे की मूवमेंट चेक करते हैं, और सीएसटी में क्या होता है कि आप कॉन्ट्रैक्शन चेक करते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं है मदर को, अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए आप ऑक्सीटोसिन ड्रग ऑफ चॉइस का यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर इज बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कैपोसी सार्कोमा इज सीन। कैपोसी सार्कोमा इज सीन, यानी यहाँ पर कैपोसी सार्कोमा के बारे में पूछा गया है। और कैपोसी सार्कोमा क्या होता है? ये एक स्किन का कैंसर होता है, और ये स्किन का कैंसर दोस्तों, ये जो हमारा एड्स होता है ये इसके द्वारा होता है। और एड्स में भी कौन सी स्टेज में होता है? यानी फोर्थ स्टेज में, फोर्थ स्टेज में होता है। जो उससे पहले जो एड्स की स्टेजें होती हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको हम एड्स नाम नहीं देते, उनको हम HIV नाम देते हैं। और जब फोर्थ स्टेज पर पेशेंट पहुंच जाता है तो उस कंडीशन पर हम एड्स का नाम देते हैं, और वो कंडीशन फिर बाद में कैपोसी सार्कोमा में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो राइट आंसर इज बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए कॉमन नर्सिंग डायग्नोज फॉर ऑल पेशेंट विद एन इलेस्टोमी इज। तो दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि जितने भी पेशेंट होते हैं इलेस्टोमी के, उनके अंदर कॉमन डायग्नोज देखने को क्या मिलता है। जितने भी इलेस्टोमी के, ऑल पेशेंट मतलब सभी पेशेंट, जितने भी इलेस्टोमी के पेशेंट हैं उनके अंदर एक कॉमन डायग्नोज क्या देखने को मिलेगा। तो आंसर आपके सामने है। पहले मैं आपको कहता हूँ, इलेस्टोमी का मतलब होता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन के नीचे वाले पार्ट को आप कट करके बाहर निकाल देते हो। यानी कोई भी परफ्यूजन हो गया है, फ्लूइड ज़्यादा भर गया है और उसको आपको बाहर निकालना है, तो वो कट करके आप साइड से उसको निकाल सकते हैं, उसको हम इलेस्टोमी बोलते हैं। और इसका राइट आंसर होता है डिस्ट्रीब्यूट बॉडी इमेज, यानी कि हमारी बॉडी का जो इमेज होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पर एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम की बात की गई है, तो वो नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी यहाँ पर आंसर नहीं बनेगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा? डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी इमेज। तो राइट आंसर इज ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द क्लाइंट विद वेरिसेला will most likely have an order for which category of medicine। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि जो वेरिसोला जो वायरस होता है उसको आप कौन सी दवाई से ठीक करते हो, आप उसको क्या नाम देते हो? वेरिसोला वायरस, वेरिसोला जो वायरस होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, उससे चिकन पॉक्स की बीमारी होती है। जो चिकन पॉक्स की बीमारी होती है वो वेरिसोला वायरस के द्वारा ही होती है। तो यहाँ पर वेरिसोला वायरस की मेडिकेशन के बारे में पूछा गया है, उसको आप क्या नाम दोगे? एंटीबायोटिक किससे ठीक करते हो आप? एंटीबायोटिक से, एंटीपायरेटिक से, एंटीवायरल से, एंटीकोगुलेंट से। तो जो वेरिसेला जो वायरस होता है दोस्तों, उसको हम एंटीवायरल दवाई से ठीक करते हैं। और अगर हम एंटीवायरल दवाई का, अगर हम ड्रग ऑफ चॉइस की बात करते हैं, तो
एसाइक्लोविर जो दवाई होती है, जो एसाइक्लोविर जो नाम की जो टैबलेट आती है, वो आप इसमें मोस्टली यूज़ करते हो। तो राइट आंसर इज सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सफलिंग गेट इज ऑब्सवर्ड इन। यहाँ पर दोस्तों सफलिंग के बारे में पूछा गया है। सफलिंग का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझ लीजिए। सफलिंग का मतलब होता है कि अगर कोई भी पेशेंट है, उसकी बॉडी मूवमेंट में चेंजेज आ जाते हैं। और क्या चेंजेज आते हैं कि वो बिल्कुल धीरे धीरे चलता है, बिल्कुल स्लो स्लो। एक होता है कि पेशेंट झुक के चलता है। झुक के चलने वाली कंडीशन को हम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज भी नहीं बोलेंगे, मल्टीपल माइलोकोमा बोलेंगे। और अगर जहाँ पर जुवेलाइन एर्थराइटिस की बात हो, वो हमेशा जहाँ पर जुवेलाइन आ जाता है, जुवेलाइन का मतलब हम बच्चों की तरफ चले जाते हैं, यानी बच्चों का जो अर्थराइटिस होता है वो जुवेलाइन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर अगर सफलिंग की बात करें, यानी कि पेशेंट बिल्कुल धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे चलने की कंडीशन को हम पार्किंसोनिज्म बोलते हैं। तो राइट आंसर इज डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। यहाँ पर ल्यूकेमिया की बात की गई है दोस्तों। ल्यूकेमिया को आप क्या नाम देते हो? ल्यूकेमिया हमेशा कैंसर की कंडीशन होती है। और कैंसर कौन सा? जो हमारे ब्लड कैंसर के अंदर काउंट किया जाता है, उसको हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। और उसको सिर्फ हम एक ही तरीके से उसको प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं, और उसको हम नाम देते हैं कीमोथेरेपी। कीमो का मतलब होता है ड्रग, और थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट, यानी कि ड्रग ऑफ जो चॉइस होती है ल्यूकेमिया की, वो कीमोथेरेपी नाम ही दिया जाता है। यहाँ पर सर्जरी, एरोगोट और रेडिएशन नहीं होगा। तो राइट आंसर इज डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट के सीरीज़ में हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ए क्लाइंट इज एडमिटेड विद कंप्लेंट्स ऑफ चेस्ट पेन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ऑर्डर शुड द नर्स क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों आपने एक्सेप्ट के क्वेश्चन भी पढ़े होंगे, तो एक्सेप्ट से दोस्तों आप सभी समझ जाते हैं कि नोट पूछा गया। और यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन भी एक्सेप्ट में ही यूज होता है, क्योंकि क्वेश्चन नर्स वहीं पर करेगी जहाँ पर उसको डाउट होगा, और डाउट का मतलब एक्सेप्ट के अंदर वो बात चली जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक पेशेंट एडमिट है जो चेस्ट पेन की कंप्लेंट कर रहा है, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? नर्स क्वेश्चन करती है, यानी कि अगर जैसे हमारे कोई भी डॉक्टर साहब हैं, वो फाइल के अंदर ट्रीटमेंट डालकर चले गए, और उसके अंदर कोई ऐसी मेडिसिन डाल गए जो उस पेशेंट को नहीं देनी है, यानी कि उसकी जो बीमारी है उस कंडीशन से, वो उसकी बीमारी से, यानी उसकी जो कंप्लेंट है उससे वो बाहर है। तो जितनी हमें नॉलेज होती है उसके हिसाब से हम डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर साहब को बोलेंगे कि डॉक्टर साहब ये जितनी मेरे को नॉलेज है उसके हिसाब से ये मेडिसिन इस पेशेंट को नहीं चलनी चाहिए। नहीं का मतलब क्वेश्चन का मतलब एक्सेप्ट। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, चेस्ट पेन के अनुसार की बात हुई दोस्तों, तो यहाँ पर जो एम्पिसिलिन नहीं बनेगी, प्रोप्रानोलोल नहीं बनेगी, वेराम्पिल नहीं बनती है। यहाँ पर हमेशा राइट आंसर रहेगा आपका एम्पिसिलिन। तो राइट आंसर इज बी, क्योंकि दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन हम यूज़ करते हैं इसमें। एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक दवाई है, और एंटीबायोटिक दवाई में हम चेस्ट पेन का यूज़ नहीं करते, चेस्ट पेन के अंदर यूज़ नहीं होती है, क्योंकि वो तो इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। और जो प्रोप्रानोलोल होती है ये बीटा ब्लॉकर होती है। और अगर हम वेरापेमिल की बात करते हैं, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है। और अगर हम चेस्ट पेन के अनुसार जाते हैं, तो नाइट्रोग्लिसरीन एक अकेली मेडिसिन ऐसी होती है जो चेस्ट पेन को प्रोटेक्ट करती है। तो दोस्तों ये इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट सीरीज़ में हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।